we will start with a quick revision of what we have seen so far. तो कल हम लोगों ने, if you remember, we have seen what are thermodynamic state variables. उसी को हम लोग बोलते हैं, if you remember, उसी को हम लोग बोलते हैं property of a system, and उसी को हम लोग बोलते हैं state variable. तो we have seen in detail what are thermodynamic state variables. मैंने आपको बताया था इसके बहुत सारे नाम है, या तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल बोलोगे या थर्मोडायनामिक सिस्टम वेरिएबल्स भी बोलोगे. अदरवाइज यू विल आल्सो कॉल दिस एज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, और यू कैन आल्सो कॉल एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, और यू विल कॉल एज अ वेरिएबल और अ स्टेट वेरिएबल और अ सिस्टम वेरिएबल. तो इसके बहुत सारे नाम है. देयर आर सो मेनी नेम्स फॉर द सेम थिंग. तो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे किया था हमने? दे आर एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल्स आर एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम से रिलेटेड जो पैरामीटर है जो आप मेजर कर सकते हो अंडर वन कंडीशन दैट द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, उसको आप बोलते हो स्टेट वेरिएबल या थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमने ये जो स्टेट वेरिएबल्स है इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था. कैटेगरी नंबर वन, इंटेंसिव वेरिएबल्स. Intensive variables. So thermodynamic state variables which do not depend on the size of the system are called as intensive variables. दूसरा था extensive variables. Extensive variables. Thermodynamic state variables which depend on the size of system are called as extensive variables. So intensive मतलब the variables which do not depend on the size of the system, and extensive मतलब which depend on the size of the system. Example हमने लिया था, if you remember, we have taken a system in the form of gas in a container. अगर हमने इस कंटेनर को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया तो ऑलरेडी यहाँ पे गैस था, और आप इस कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हो. हाउ विल यू डिवाइड दिस इन टू कंपार्टमेंट? बाय जस्ट बाय पुटिंग योर पार्टीशन, राइट? So if the gas in the container is divided into two partitions, so in this case you must know pressure on the both sides will remain same, temperature will remain same, density will remain same. So pressure, density or temperature, they do not depend on the size of the system, hence they are called as intensive variables. But mass, क्योंकि यहाँ पे mass half and half में divide हो गया, तो mass is extensive. मास के साथ साथ इंटरनल एनर्जी भी हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो गया. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम्स फ्रॉम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो आधे मॉलिक्यूल एक साइड में, आधे मॉलिक्यूल दूसरी साइड में, तो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू हाफ एंड हाफ. तो इसको आप बोलोगे एक्सटेंसिव वेरिएबल. तो इंटेंसिव प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा. एक्सटेंसिव मास, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, राइट? So now it is time for us to go ahead with next topic. अगला टॉपिक है thermodynamic equilibrium. The next topic is thermodynamic equilibrium. एक सिस्टम ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कब बोलते हैं? अगर वो तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे. तो यू कैन से a system is in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions at the same time. At the same time मतलब simultaneously. Number one, it should be in mechanical equilibrium. Number two, it should be in chemical equilibrium, and number three, it should be in thermal equilibrium. तो एक एक हम करके तीनों in detail discuss करेंगे. सबसे पहले thermodynamic system. थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है. सिस्टम यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम ही होगा. तो सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium
is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies three conditions simultaneously, if it satisfies the following three conditions, साइमल्टेनियसली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, फिर बाद में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, फिर बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। तीनों के तीनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके आप बोलोगे द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पहला कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। तो फर्स्ट कंडीशन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। What do you mean by mechanical equilibrium? What is the meaning of mechanical equilibrium? सुना है ना ये वर्ड पहले? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास एक ब्लॉक है, इट इज सम ऑब्जेक्ट बेसिकली। लेट अस से इस पे हमने दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर दिए। तो यू आर अप्लाइंग टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एट द सेम पॉइंट। तो इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा इन दोनों फोर्सेस का कैंसिलेशन, मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज zero. So when the net force on the system is zero, then the system is said to be in mechanical equilibrium. लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गैस है। तो मैं सिस्टम को किसी भी शेप से डिनोट कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन टेक एनी रैंडम शेप एंड देयर इज अ सिस्टम हियर। सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स इज मोस्टली गैस। तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा कब बोलेंगे हम लोग? और एक एक चीज कनेक्टेड है। रिमेंबर यहाँ पर सिर्फ इतना बोल के नहीं चलेगा। यू विल से ऑफ कोर्स हमको बोलना पड़ेगा द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस? विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो सिस्टम के अंदर कहीं पे भी नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए और सिस्टम और एनवायरनमेंट में भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि सिस्टम के अंदर हर जगह पे अनबैलेंस फोर्स इज नॉट देयर, मतलब ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड देयर इज आल्सो नो अनबैलेंस फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग। तो अ system is said to be in mechanical equilibrium. A system is said to be in mechanical equilibrium if there are no unbalanced forces. There are no unbalanced forces between the system या फिर आप पहले मेंशन कर दो there are no unbalanced forces anywhere within the system. There are no unbalanced forces anywhere within the system. सिस्टम के अंदर कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है। इसका कुछ और भी मतलब होता है। we will see what does that mean. Within the system and between the system and between the system and its environment and between the system and its environment. Right. So once again I am repeating extremely quickly, बहुत easy concept है। एक सिस्टम है and as I told you सिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए आप सर्कल ड्रॉ कर दो चलेगा, स्फीयर ड्रॉ करो चलेगा, डजंट मैटर, देयर इज सम सिस्टम। इस सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी है वो क्या है? एनवायरनमेंट। सिस्टम में कहीं पे भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, सिस्टम और एनवायरनमेंट में भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज is said to be in mechanical equilibrium.
बट इसका मतलब क्या होता है, यू शुड नो व्हाट इज प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो जब आप बोलते हो कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू जीरो। सो इफ नेट फोर्स इज जीरो, इट मींस प्रेशर डिफरेंस इज आल्सो जीरो। तो अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होना मतलब प्रेशर डिफरेंस नहीं होना, और प्रेशर डिफरेंस नहीं होने का मतलब क्या होता है, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। मैं अगर यहाँ पे मेजर करता हूँ तो सेम प्रेशर, मैं यहाँ मेजर करता हूँ तो सेम प्रेशर, मैं कहीं पे भी मेजर करूंगा तो सेम प्रेशर। सो द प्रेशर रिमेन्स सेम एवरीवेयर विथिन द सिस्टम एंड आल्सो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ओके, राइट। तो in this case, when the system is in mechanical equilibrium, the pressure is constant throughout the system and between the system and its surroundings. Clear? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अनबैलेंस फोर्स है क्या वहां पे? नो। तो देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो प्रेशर डिफरेंस है क्या? प्रेशर डिफरेंस नहीं होना मतलब प्रेशर सेम होना। प्रेशर सेम कहाँ पे है? थ्रू आउट द सिस्टम एंड आल्सो बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरमेंट। ओके, सो this means that the pressure is constant throughout the system and its environment. तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन है सिस्टम मस्ट बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का दूसरा कंडीशन है दैट द सिस्टम शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस विद इन द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर कहीं पे भी ऑनगोइंग मतलब अभी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, पहले हो गए होंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होना मतलब देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस एनीवेयर विद इन द सिस्टम। और इसका मतलब और एक होता है, जब आप बोलते हो कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं होना इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरमेंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यू मस्ट नो केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिक्स होंगे। तो हमने जब बोल दिया कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर भी नहीं होने चाहिए। ट्रिगर कब होंगे? जब मेरे पास एक टाइप ऑफ गैस है, ये सिस्टम के एक पार्ट में है और सिस्टम के दूसरे पार्ट में दूसरा टाइप ऑफ गैस है, करेक्ट। अगर मास ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इस सिंगल सिस्टम में मास का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो जब मास का ट्रांसफर मतलब मैटर का ट्रांसफर होगा तो दो अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट्स विल कम इन कांटेक्ट। when two elements come in contact they may start forming molecules and there can be chemical reaction. For example, मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस अलग था, ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस अलग था, मे बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट टू फॉर्म H2O। तो इसलिए मैटर का ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी ट्रांसफर ऑफ मैटर with anywhere within the system from one part of the system to another part of the system। इसका मतलब ये भी होता है अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है और केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैटर का भी ट्रांसफर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप सिस्टम के किसी भी पार्ट में केमिकल कंपोजिशन चेक करोगे तो केमिकल कंपोजिशन इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल कंपोजिशन? केमिकल कंपोजिशन मतलब फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। लेट अस से कंपाउंड ए था, कंपाउंड बी था। सिस्टम के एक पर्टिकुलर रीजन में अगर 50% कंपाउंड ए है और 50% कंपाउंड बी है, तो सिस्टम के दूसरे रीजन में भी 50% ऑफ कंपाउंड ए होगा और 50% ऑफ कंपाउंड बी होगा।
तो इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन शुड आल्सो रिमेन सेम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब तीन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से थे? नो अनबैलेंस फोर्स एनीवेयर विथिन द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। नंबर टू, it means the pressure is same everywhere within the system and between system and surrounding environment। केमिकल इक्विलिब्रियम होना मतलब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस। नंबर टू, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। एंड नंबर थ्री, chemical composition is same everywhere, is same throughout। So system is said to be, a system is said to be in chemical equilibrium। System is said to be in chemical equilibrium if there are no ongoing chemical reactions, there are no ongoing chemical reactions anywhere within the system, anywhere within the system, it means that there is no transfer, there is no transfer of matter within the system। मतलब सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नंबर थ्री, it also implies that the chemical composition is same throughout the system, is same throughout the system। Last thing, last condition is the system should be in thermal equilibrium। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमने ऑलरेडी इन डिटेल देखा ही है। thermal equilibrium, so system is said to be in thermal equilibrium if the temperature of the system is constant throughout, right? मतलब there is no temperature difference between any two parts of the system and also between system and surroundings। तो thermal equilibrium को पता ही है। और system is said to be in thermal equilibrium, is said to be in thermal equilibrium if अगर बॉडी के हर एक पार्ट में टेम्परेचर सेम होगा और बॉडी और सराउंडिंग मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो होगा, मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? सेम है। देन यू से दैट द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द temperature is constant throughout the system, and also there is no temperature difference, and also there is no temperature difference between the system and its environment, between the system and its environment। तो अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो गए तो सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? You know, thermodynamic is related to flow of heat।
तो अगर अनबैलेंस फोर्सेस रहे, अनबैलेंस फोर्सेस, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इफ आई रिलीज इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, करेक्ट? क्यों? बिकॉज इट इज नेट अनबैलेंस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं सेम पेन को एक टेबल पर रख देता हूँ, तो इन दिस केस वेट ड्यू टू ग्रेविटी इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है क्या? नहीं है। अगर सपोज सिस्टम में, हम यहाँ सिस्टम में तो गैस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड सब्सटेंस, मोस्टली आवर सिस्टम विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। सपोज अगर सिस्टम में अनबैलेंस फोर्सेस है, अनबैलेंस फोर्सेस है तो मैटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, करेक्ट? इसका मतलब हीट विल फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो जगह पे एसी लगा है, यहाँ पे एसी नहीं है, तो इट इज लिटिल हॉटर हियर कंपेयर टू दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये एक सिस्टम हो गया, करेक्ट? अगर नेट फोर्स यहाँ पे है, मतलब अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, देयर इज नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो नहीं होता तो क्या होगा? एयर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एयर मतलब गैस, गैस के पास क्या है? हीट। तो इट विल टेक द हीट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। तो हीट फ्लो हुआ, इसके लिए हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक। थर्मो मतलब रिलेटेड टू फ्लो ऑफ हीट, करेक्ट? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम के गैस के एक पार्ट में ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस है तो उस पार्ट में हीट जनरेट होगा, और वो जो हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट हुआ मतलब हायर टेम्परेचर है, सराउंडिंग का लोअर टेम्परेचर है, तो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गुड। देन केस नंबर 3, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हमको पहले से ही पता है, इफ इफ देयर इज नो थर्मल इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट some part of the system is at higher temperature and some part of the system is at lower temperature, then again heat will flow from higher temperature to lower temperature। तो फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए टेम्परेचर एवरीवेयर शुड बी सेम। अगर इतना आपको क्लियरली समझा है तो नाउ वी कैन गो अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट हमको ऑलरेडी पता है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट? हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी या फिर पीवी इक्वल टू एन केबीटी? सही है, आप मुझे इक्वेशन ऑफ स्टेट बता रहे हो, बट आई एम आस्किंग यू टू एक्सप्लेन इट in much more detail than just an equation। PV equal to nRT, ठीक है, that is equation of state। explain कैसे करोगे? How will you explain if I ask you to write 2 paragraphs on equation of state? Going back, कल हमने कल हमने एक टॉपिक लिया था और आज हमने उसको रिवाइज किया है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे बोला था they are any measurable or observable properties or characteristics of a system when the system is in equilibrium। बराबर? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो आप थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब प्रेशर इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग, या फिर तीनों में से कोई भी दो टू आर चेंजिंग, राइट? तो जब आप प्रेशर मेजर करोगे, अभी प्रेशर कुछ और है, एक सेकंड के बाद कुछ और है, अगले सेकंड के बाद कुछ और है। वॉल्यूम मेजर करोगे तो वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंजिंग, टेम्परेचर मेजर करोगे तो टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजिंग। तो यहाँ पे बिकॉज द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर मेजर कर रहे हो तो वो सही नहीं है, बिकॉज दे आर चेंजिंग विद टाइम, करेक्ट? तो फिर व्हाई शुड आई बी टेकिंग values of PVT at some instant of time, for example at t equal to 1 second, प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर था फॉर एग्जाम्पल 300 केल्विन, और एट t equal to 2 seconds
प्रेशर हो गया 1.1 एटमॉस्फेयर, लेट अस से वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज लेट अस से 310 केल्विन। क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गिब्स लॉ। अब क्वेश्चन ये आया कि फिर हम इन दोनों में से कौन से वैल्यू यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। आप बोलोगे लेट अस टेक values of pressure, volume and temperature at t equal to 1 second, then why not at t equal to 2 seconds? इसके लिए कंडीशन ये था कि सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यूज रिमेन सेम। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट यू सेड इट करेक्ट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या करता है, सबसे पहले एवरी इक्विलिब्रियम, मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स ओनली डिस्क्राइब विच स्टेट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स आप थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स डिस्क्राइब ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है बताना है तो स्टार्टिंग यहां से करना पड़ेगा। एवरी हर एक इक्विलिब्रियम स्टेट आप बता सकते हो। तो फॉर एग्जांपल पहले प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था। अब ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। आफ्टर अ वाइल प्रेशर का वैल्यू 1.1 हो गया, टेम्परेचर 110 केल्विन हो गया, ये दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। तो हर एक इक्विलिब्रियम स्टेट यू कैन डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट of a system, और सिस्टम यहाँ पे ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक सिस्टम है, of a system can be described by thermodynamic variables, by thermodynamic state variables like pressure, volume and temperature। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, या फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। Thus what do you understand? Thus we understand that ये जो thermodynamic state variables है they describe only equilibrium states। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का वैल्यू लिख रहे हो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का वैल्यू लिख रहे हो इट मीन्स दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। Thus thermodynamic state variables describe only which state of system, only equilibrium state of system। Non-equilibrium state you cannot describe with the help of pressure, volume and temperature, you cannot describe with the help of thermodynamic state variables। Then ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट is the mathematical relation between this thermodynamic variables। The equation of state is the mathematical relation, the equation of state is the mathematical relation between thermodynamic state variables when the system is in equilibrium, between thermodynamic state variables
when the system is in equilibrium, एंड रिमेम्बर ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 4 days, 4 दिन में पूरा खत्म हो सकता है। तो इतना सब थ्योरी क्यों लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस टू राइट डाउन थिंग्स। आपको एक टॉपिक पूछ लिया, एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ स्टेट, 2 मार्क, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, खत्म। यू हैव टू एक्सप्लेन। अगर आपको बोला फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, एक्सप्लेन व्हाट इज हीट, heat is the form of energy which flows from one part to another due to difference in temperature, half mark, 4 में से आधा। तो यू हैव टू एक्सपैंड, थर्मोडायनेमिक्स थ्योरेटिकल है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अब यहां तक आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट समझा दिया। इक्वेशन ऑफ स्टेट समझाने के बाद आपने आखिरी में लिखा है कि इट इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स कब व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो एक एग्जांपल भी ले लो, टेक अनदर एनी एग्जांपल। सो कंसीडर अ सिस्टम, ज्यादा डिटेल लिखना मत, कंसीडर अ सिस्टम विथ 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 प्रेशर P, विथ प्रेशर P, टेम्परेचर T। और जब आप प्रेशर P, टेम्परेचर T बोल रहे हो, मतलब P T ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या, कि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग। एंड वॉल्यूम V, the equation of state of this system is given by, the equation of state of this system is given by, बताओ, it is given by, अभी बताओ, PV equal to nRT, it is given by PV equal to nRT और PV equal to n kVT। n kVT जब बोलोगे तो n is capital, where capital N means number of molecules of gas। अगर आप PV equal to nRT लिख रहे हो तो n is small, where small n means number of moles of gas। गुड, यहाँ तक क्लियर। So did you understand what is equation of state? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पीवी डायग्राम। इसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीवी कर्व। इसके भी 3 नाम है, पीवी डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम या फिर प्रेशर वॉल्यूम पीवी कर्व, राइट। अब ये पीवी कर्व क्या है, केमिस्ट्री में हुआ है ना, हुआ है ना केमिस्ट्री में। तो टेल मी व्हाट इज पीवी डायग्राम। नाम में ही है पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज पीवी डायग्राम? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का जो मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। पीवी इक्वल टू एनआरटी मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप बोलते हो पीवी डायग्राम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम is known as PV diagram or PV curve or indicator diagram. So the graphical representation of, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल, थोड़ा रुकना पड़ेगा। आई विल टेल यू, एक एक स्मॉल स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम कवर करेंगे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ equation of state of a system, equation of state of a system is known as PV diagram or PV curve और indicator diagram
यहाँ तक क्लियर। और नाम में है पीवी। पीवी जब ऐसा लिखते हो इसका मतलब वाई एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट करते हो और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम प्लॉट करते हो। गुड। तो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? व्हाट इज पीवी डायग्राम? What is indicator diagram? Graphical representation of equation of state of a system is known as PV diagram or indicator diagram or PV curve. अब हमको पता है अगर हम एक सिस्टम लेते हैं तो हम तीन चार एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। वी कैन शो वी विल वी विल यूज सम एग्जाम्पल टू शो पीवी डायग्राम इन डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम लेंगे और वो सिस्टम जो है वो सिस्टम के साथ क्या क्या होगा आपको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे सिस्टम मतलब गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमारे पास एक गैस है, वो गैस किसमें है? एक सिलेंडर में है। सिलेंडर को हमने फिट किसके साथ करके रखा है? किसके साथ फिट करके रखा है? मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? थर्मोडायनेमिक्स में यू हैव टू इमेजिन, इमेजिनेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। क्या क्या हो सकता है? एक्सपांशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, दो ही चीज हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों भी अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। नंबर वन, you may have a gas which is expanding at varying pressure। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सिंपल, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो केस नंबर वन, देखो सिस्टम है तो दो चीजें होगी, या तो एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। इसमें भी दो दो चीजें होगी। यू में हैव अ गैस विच इज एक्सपैंडिंग एट वेरिंग प्रेशर। वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? गैस इज एक्सपैंडिंग बट एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रोसेस था ये? आइसोबारिक। इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? Charles law, because volume is changing and temperature will change. Volume is directly proportional to absolute temperature. Charles law. कंप्रेशन में भी दो केस होंगे। कौन से दो केस होंगे? गैस इज गेटिंग कंप्रेस्ड एट वेरिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंजिंग, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। थोड़ा सा ट्री डायग्राम बनाते जाओ। यू हैव टू थिंक क्या क्या हो सकता है। यू नीड टू थिंक। हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ मासलेस मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो वो जो गैस है इसमें दो केसेस हो सकते हैं, राइट, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। अब जब एक्सपांशन होगा तो एक्सपांशन भी दो केसेस में यू कैन स्प्लिट। एक आप बोल सकते हो वेरिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर वेरिंग है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस को आप सीखेंगे आगे जाके। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ। सिमिलरली कंप्रेशन भी हो सकता है। मैं तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि पूरा पिक्चर अभी बाकी है, राइट। तो हाँ, व्हाट कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए भी दोनों सेम केसेस when you say compression, so again you have two same cases here, varying pressure and constant pressure। अब you have to think कि मैं जब बोलता हूँ वेरिंग प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांशन, कंप्रेशन, जब गैस एक्सपैंड होगा जब गैस एक्सपैंड होगा तो पिस्टन कहाँ मूव होगा? अप मूव होगा। वेरी गुड, राइट। जब पिस्टन अप मूव होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारे पास था एक सिलेंडर में गैस, और दिस सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
तो बट ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, जब हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, पहला केस, in this case the piston has to move upwards, right? Piston moves up, मतलब work is done by the gas, correct? तो expansion में work done will always be positive, और compression में the piston will move down, बराबर? तो work done will be negative क्योंकि work is done on the gas, clear? अब फिर क्वेश्चन ये आया कि सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है, तो डिफरेंट क्या है? तो अगर मुझे इन चारों को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्लॉट करना है, तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट? तो चारों को मैं डिटेल वापस बताऊंगा, पहले समझ लो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिजिक्स का मजा तो यही है कि आप मैथ से, ग्राफ से यू कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट बाय ड्राइंग ग्राफ यू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स हियर। आपको समझना नहीं है तो शांति करके बैठो, या डोर इज ऑलवेज ओपन, गड़बड़ नहीं चलेगा। हमारे पास था एक गैस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन है, देन हम पहला केस स्टडी कर रहे थे वेरिंग प्रेशर का। वेरिंग प्रेशर मतलब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है यहाँ पे, क्या क्या रिप्रेजेंट करना है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, वही तो देख रहे हो ना, यू आर स्टडिंग पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ है क्या? यस, करेक्ट, क्लियर। देन देन व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस है जिसका इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट है ए। इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब प्रेशर की कुछ वैल्यू इनिशियल पी आई और वॉल्यूम की कुछ वैल्यू वी आई। अब इसका जो फाइनल स्टेट है वो है बी। फाइनल प्रेशर इज पी एंड फाइनल वॉल्यूम इज वी एफ, पी एफ वी एफ, करेक्ट। यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन होने का मतलब ये, पिस्टन ऊपर शिफ्ट होना। पिस्टन ऊपर शिफ्ट होना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। बट वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर कम होगा। तो ये हमको ग्राफ कैसे मिलेगा? ऐसा मिलेगा, लुक एट द एरोस। वॉल्यूम बढ़ रहा है, यस, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम कम था, ये वॉल्यूम एक्सिस है। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, यस, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यस, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यस, क्योंकि ये इनिशियल प्रेशर था, ये ज्यादा है, और फाइनल प्रेशर क्या है? कम है। दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इक्वेशन ऑफ स्टेट व्हेन द प्रेशर इज वेरिंग, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। ऐसा ही हमको देखना है हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक for expansion but at constant pressure, how the graph will look like for compression at varying pressure, and how the graph will look like for compression at constant pressure. Clear? यहाँ तक क्लियर? मैं वापस रिपीट करूंगा, कर रहा हूँ एक्चुअली। नोट्स में मैंने 3 ही केसेस लिए हैं, एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर, compression at varying pressure and expansion at constant pressure. So compression at constant pressure, it is kept for you as an exercise. Actually कुछ है नहीं, सेम ही चीज है। तो सबसे पहले एक सिस्टम कंसिडर करो, और मैंने आपको बता दिया सिस्टम हमारे पास हमेशा सेम ही है। तो दैट इज वाई थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमेशा वही रिपीट होगा, क्या? Consider a system in the form of gas filled in a cylinder fitted with blah blah blah, वो चलते जाएगा। So consider a system in the form of gas, या डायरेक्ट भी बोल सकते थे, consider a gas filled in a cylinder, consider a gas filled in a cylinder fitted with movable, massless and frictionless piston,
अब the gas can, number one, the gas can expand at varying pressure. The gas can be compressed at varying pressure. राइट, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, कंप्रेशन और एक्सपांशन एक के बाद एक डिस्कस कर लेंगे, फिर हम देखेंगे एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर. नंबर 3, expand at constant pressure. और जैसे आपने प्रेशर कांस्टेंट बोला, मतलब इट इज वेरी क्लियर दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है. एंड कंप्रेस एट कांस्टेंट प्रेशर. और ये समझना इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि राइट आफ्टर दिस एक दो टॉपिक इसके बाद यू विल हैव टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस. उसमें एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. तो जिनको ये ग्राफ अच्छे से समझे हैं उनको इमीडिएटली समझ में आएगा कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है और कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है. तो सबसे पहला केस हमने देखा, इफ यू रिमेम्बर, कौन सा केस था? एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर. एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर. और अगर एग्जाम में आता है तो इसको एक्सप्लेन करना इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. मैंने अभी भी बताया एक्सपांशन एट वेरिंग प्रेशर मतलब इन दिस केस द पिस्टन मूव्स अप. और पिस्टन जब मूव अप होगा दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द गैस. एंड यू नो कि वर्क डन का जनरल फॉर्मूला था P into V final minus V initial. फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज पॉजिटिव, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव. और ग्राफिकली वर्क डन कैसे फाइंड करोगे तो वो भी देखेंगे. तो वो भी हमको देखना है कि ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालेंगे. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, in this case the piston moves up, मतलब moves outwards, moves up, right, thus causing the expansion of gas. और याद रखो एग्जाम में आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एज इट इज टेक्स्ट बुक या नोट्स के वर्ड लिखो, सिर्फ physically it should be correct. So in this case the piston moves up thus causing the expansion of gas. Therefore work is done. किसने किया? By the gas. Gas मतलब system, by the gas, right? In this case पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ फिर लिखेंगे in this case V final is greater than V initial etc etc. तो ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है. तो in this case V final is greater than V initial, therefore V final minus V initial is greater than 0 and therefore work done is positive. वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है. राइट, क्लियर यहाँ तक? अब मुझे अगर ग्राफिकली वर्क डन फाइंड करना है तो पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. सपोज इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस. इनिशियल स्टेट, जब मैं स्टेट वर्ड यूज करूंगा तो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा हूँ. तो पहले गैस किसमें था? इक्विलिब्रियम में था. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट अस से सम वैल्यूज P इनिशियल V इनिशियल. और आपको पता है अगर ग्राफ एक्स वाई का भी हो तो आप हर एक पॉइंट को एक नाम दे सकते हो. तो इसको मैं बोल देता हूँ A. So this is some initial state A. Then you have a final state B, जहां पे प्रेशर की वैल्यू P F और वॉल्यूम इज V है. तो इस केस में यू विल सी समथिंग लाइक दिस. तो A से B जाते जाते वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, राइट, क्योंकि ये एक्सपेंशन है.
और एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ना ही चाहिए था और वॉल्यूम बढ़ा है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन final volume is greater than initial volume, but final pressure is less than initial pressure। ये initial pressure था जो डेफिनेटली ज्यादा है, और यहाँ पे ये फाइनल प्रेशर है जो डेफिनेटली कम है। तो दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। ये हो गया इंडिकेटर डायग्राम, बट ये कंप्लीट नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग? एरो, एरो कहाँ से कहाँ गया सिस्टम? ए टू बी। अगर आप एरो हेड नहीं दोगे, इसका मतलब आपने यहाँ पे बताया नहीं कि एक्सपांशन है या कंप्रेशन है, क्योंकि एक्सपांशन में इनिशियल वॉल्यूम इज स्मॉलर एंड फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर, तो सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट? क्लियर? देन अगर आपको वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला याद होगा, व्हाट इज डीडब्ल्यू? पीडीवी। पीडीवी मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन। तो अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया। तो मैंने क्या बोला? टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व है ये? ए बी। तो total work done by the system during expansion is given by area under the curve. So total work done, total work done by the system is area under the curve. Area under the curve AB. Is this clear? Definitely ये पॉजिटिव वर्क है, मैंने ऑलरेडी बता दिया वो। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो सो इंटरेस्टिंग, आपने एक फिजिकल प्रोसेस को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया, और आपको अगर टोटल वर्क डन निकालना है, जस्ट कैलकुलेट एरिया। अगर ऐसा होता, नहीं है, नहीं है, लेकिन अगर होता सपोज ऐसा होता, राइट? तो टोटल वर्क डन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मिल गया टोटल वर्क, खत्म। यहाँ तक क्लियर? देन नेक्स्ट इज compression at varying pressure. And you know why thermodynamics is so interesting? Because it is so interesting because I can just copy and paste, right? So words change होंगे, compression at varying pressure. In this case, the piston moves down, thus causing the compression of gas. Work done on the gas. Work is done on the gas. In this case, V final is less than V initial. V final minus V initial is less than 0 and work done is negative. बराबर? तो एक एक वर्ड ऐड कर देंगे पहले, फिर बाकी ग्राफ भी चेंज करता हूँ। और ग्राफ चेंज करना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इट इज सो डिफिकल्ट दैट आई जस्ट हैव टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एरोहेड। बताओ क्यों? क्योंकि अब कंप्रेशन हो रहा है, मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम क्या था? कम था। फाइनल वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है ना? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज करूंगा बिकॉज आई वांट टू चेक इफ यू आर अवेक और स्लीपिंग। इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर एंड फाइनल इज स्मॉलर। तो कंप्रेशन का मतलब भी वो होता है कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था? ज्यादा था। सिस्टम कहां से कहां जा रहा है? बी टू ए। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? इनिशियल वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अरे पिस्टन जब नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा मतलब कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन का मतलब क्या है? कि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और सिस्टम कहां से कहां जा रहा है? बी से ए। बी से ए। ये फाइनल वॉल्यूम, ये वैल्यू कम है डेफिनेटली, और इनिशियल वैल्यू ये ज्यादा है।
तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? हाँ, तो देखो ये इनिशियल प्रेशर था, ये इनिशियल प्रेशर था, और ऊपर ये फाइनल प्रेशर हो गया। इनिशियल प्रेशर क्या है? क्या है? कम है। फाइनल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। हो गया, खत्म, डन। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एरो हेड को उल्टा कर दिया, जहां पे इनिशियल लिखा था वहां पे फाइनल कर दिया, बात खत्म, डन। क्लियर? तो वी आर स्टडिंग व्हाट? वी आर स्टडिंग compression at varying pressure. Okay, 1 hour is done. तो इसको ब्रेक लगता है बीच में, तो those who are online stay online. Just a minute, we will start over again. Just a minute, it will restart in a while. तो हम मिलेंगे ब्रेक के बाद. Okay, one last try. Just a minute, it will work, it should work, it will work, and it works now. Fine. All right. So we will complete that topic. We will have to complete that topic. Thermodynamics. Fine. As expected, yes. So we were studying compression. Compression at varying pressure. In this case, the piston moves down, thus causing the compression of gas. अगर आप बड़बड़ करोगे तो आपको मैं कंटेनर डाल के कंप्रेस कर दूंगा. डन. यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द गैस. और ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है. ग्राफ यू ऑलरेडी नो. इन दिस केस फाइनल वॉल्यूम इज less than initial volume, final pressure is greater than initial pressure. So in this case final volume is less than initial volume. बराबर. तो V final minus V initial is less than 0. work done is thus negative. और उसके बाद यहाँ पे total work done on the system is area under the curve AB. तो जो total work done है on the system is area under the curve AB. सिर्फ इतना है कि वर्क डन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव बाय कन्वेंशन. तो जो भी वर्क डन आप कंसीडर करोगे दैट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव. एज अ रूल वी विल टेक नेगेटिव, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, राइट. तो क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, तो हम एरिया फाइंड करके आगे एक माइनस साइन लगा देंगे, हो गया वर्क डन. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो जो बाकी के दो केसेस है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. दैट्स इट फॉर टुडे.